एक तरफ आती है कल की, जिसका ट्रेलर ऐसा बनाया गया है जिसमें आपको फिल्म का कोई भी अंदाजा नहीं होता। दूसरी तरफ आता है सिंघम का ट्रेलर, जिसमें आपको सब कुछ अंदाजा हो जाता है। तो यहाँ दो तरह के डायरेक्टर्स का दो अलग माइंडसेट देखने को मिलता है। एक वो डायरेक्टर जो आपको मूवी एक्सपीरियंस देना चाहता है, और दूसरा वो डायरेक्टर जो आपको थिएटर्स तक लेकर आना चाहता है। और रोहित शेट्टी की फिल्में आपको थिएटर तक बुला जरूर लेती है, पर आखिरकार वो ऐसी कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं? क्या वो कॉमेडी है या फिर वो एक्शन है? अगर एक्शन फिल्म की बात की जाए तो उनकी पहली फिल्म थी जमीन, जो कि एक एक्शन फिल्म थी, बट वो फिल्म सक्सेसफुल नहीं हुई, इसीलिए लोगों ने उन्हें एक फ्लॉप डायरेक्टर डिक्लेयर कर दिया था। बट अगली स्क्रिप्ट पर वो काम करने से पहले उनकी मुलाकात होती है नीरज वोरा से। नीरज वोरा बहुत बड़े डायरेक्टर और राइटर अपने जमाने के। उन्होंने मेरे को देखा, मेरे को बोला इधर आप ऐसे कोई कहानी सुनो, गोलमाल का प्लॉट सुना है तो वो करना है। अब गोलमाल लिखी, पूरी लिख के हो गई, तो ये था कि चलो यार निकल जाएगी फिल्म, करियर एक सेट हो जाएगा, कॉमेडी फिल्में ठीक ठाक चली जाएगी। रिलीज हुई और कल्ट हो गई, कभी सोचा ही नहीं था। बोले वो बनाई थी सर्वाइवर के लिए कि भाई कॉमेडी चल रहा है, चलो नीरज वोरा सपोर्ट कर रहे तो बना। अब यहाँ दो रोहित शेट्टी देखने को मिलते हैं, एक वो जिनको एक्शन मूवी बनानी है और दूसरे वो जिनकी कॉमेडी मूवीज चल रही है। तो फिर उन्होंने क्या किया? ऑफकोर्स उन्होंने कॉमेडी मूवीज को कंटिन्यू किया, बस बीच बीच में एक्शन को ऐड करके, क्योंकि एक्शन उनके सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए था। गोलमाल जैसी फनी फिल्म के अंदर भी उन्होंने एक्शन को ऐड करने के लिए एक पूरा का पूरा सीन क्रिएट किया, और उस सीन के अंदर जो 3 बेसिक एलिमेंट्स एक्शन के लिए उन्होंने यूज किए थे, वही सेम बेसिक एलिमेंट उनके बाकी के कार एक्शन में आपको देखने को मिलते हैं। भले ही फिर वो कार को स्किड कराना, सडन ब्लास्ट, या फिर कार फ्लाई। कार एक्शन को शूट करने के लिए आपको 3 से 4 कैमरा की नीड होती है, क्योंकि अलग अलग एंगल से अलग अलग लोकेशंस पर उन्हें सेट किया जाता है। और इसीलिए अगर आप रोहित शेट्टी का कार एक्शन देखोगे तो वो आपको रिपीट कट देखने को मिलता है। अब रिपीट कट क्या होता है? तो सेम एक्शन को अलग अलग एंगल से अगर दिखाया जाए तो उसे रिपीट कट कहते हैं। एंड इसके बाद अगर हमें कुछ देखने को मिलता है तो वो है हैंड टू हैंड फाइट, जिसकी शुरुआत ऑल द बेस्ट में हो गई थी, बट इन अ बैड वे। बट अगर इसे प्रॉपर वे में देखा जाए तो वो थी गोलमाल 3, जहां पे थिएटर फाइट सीन आपको दिखाया जाता है। अब यही थिएटर फाइट सीन को उन्होंने सिंघम में भी यूज किया है। एंड इस एक्शन के भी 3 बेसिक एलिमेंट, 3 लोगों ने हीरो को पकड़ रखा है। कंटिन्यू मारे जाना, एंड पावरफुल किक। अब ये जो एक्शन के 2 पैटर्न मैंने आपको बताए, ये उनकी हर मूवीज में आपको नजर आएगा। गोलमाल 3 में हैंड टू हैंड प्लस कार चेस, बोल बच्चन में हैंड टू हैंड प्लस कार चेस, चेन्नई एक्सप्रेस में कार चेस प्लस हैंड टू हैंड, और तो और कई सारी पोजीशंस पर आपको एक्शन के सीन्स और डिजाइन सिमिलर नजर आएंगे। उनकी मूवी के अंदर केवल एक्शन ही सिमिलर नजर नहीं आता, अगर मैं उनकी मूवी के पैटर्न की बात करूं तो वो भी नजर आता है उनकी प्रीवियस फिल्म और करंट फिल्म के अंदर। जैसे एक्शन मूवी के अंदर हमेशा किसी ना किसी की डेथ होती है, जिससे कहानी टर्न करती है। माँ एंड बेटे का एंगल, नहीं तो फिर से इससे भी वही धमकियां, दिन रात वही टॉर्चर। तेरे को मालूम है सदा और गिरी ने
विलन के घर में घुसकर उसे चैलेंज करना, एक में हल चलाकर मजबूत हुआ है, ये ना किसी के सामने फैला है तो कुत्ते की तरह यहाँ से घसीट के लेके जाऊंगा। इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव, बहुत जल्द तुझे भी अंदर डालूंगा। एंड क्लाइमेक्स से पहले मॉरल स्पीच। साला कोई त्योहार मनाने का हम लोगों को हक कुछ नहीं है कि हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। 5 साल कौन सा सरकार चलेगा? वो लोग भी छूट जाएंगे। कोई कुछ बताता भी नहीं है। एंड अगर मैं थोड़ा और डीप में जाऊं तो कहीं ना कहीं सीन सेम टू सेम आपको नजर आता है। जैसे सिंघम का ये सीन, यहाँ पे बेसिकली सिंघम को इस ऑफिसर को प्रूव करना है कि वो गोवा में कुछ कर सकता है, और उसको प्रूव करने के लिए वो कुछ ऐसा करता है। शिवा नायक ने हमारे सामने एफआईआर फाड़ा था। अरे सेम यही सीन आपको सिम्बा में भी देखने को मिलता है, जब सिम्बा को इस ऑफिसर को प्रूव करना है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे सैल्यूट कर रिस्पेक्ट दे, और उस रिस्पेक्ट को गेन करने के लिए वो कुछ ऐसा करता है। स्वागत है सर। सिंघम रिटर्न का ये सीन और सूर्यवंशी का ये सीन, दोनों के दोनों सेम है, इवन इनके डायलॉग्स भी सेम है। कहा था ना उस्मानी, जिस दिन प्रूफ मिल गए तुझे यहीं तेरे घर से अरेस्ट करके लेके जाऊंगा। हाथ में क्योंकि जैसा मैंने कहा था तुझे कुत्ते की तरह यहाँ से घसीट के लेके जाऊंगा। तेरा वो कुत्ता है ना जॉन, पकड़ा गया। 2 मिनट नहीं लगाया साले ने अपना मुंह खोलने के लिए। तेरे कुत्ते अल्ताफ ने सब भोग दिया है। जिसको तूने मारने की कोशिश की उसने तेरी ही मार दी। हम उस्मानी भाईजान को नहीं ले जाने देंगे। रोज का नाटक खत्म पुलिस वालों का। यहाँ से ले जाने का सोचा तो हम यहाँ लाशें बिछा देंगे। अब भी देखते हैं बाबा जी को कैसे लेके जाता है तू। एंड कॉमेडी मूवीज को अगर डिस्कस किया जाए तो वहां पे भी कॉमन राइटिंग आपको नजर आ ही जाती है। जैसे हर कॉमेडी मूवी के अंदर एक कैरिकेचर कैरेक्टर जरूर होता है। जैसे ऑल द बेस्ट में टॉबू का कैरेक्टर था, वैसे ही गोलमाल 3 में पप्पी भाई का कैरेक्टर है। एक बोल नहीं सकता, दूसरे की मेमोरी लॉस हो जाती है। एंड बात करूं गोलमाल 3 की, तो वो पूरी की पूरी मूवी कैरिकेचर कैरेक्टर्स के आसपास में ही बनाई गई है, सिवाय माधव को छोड़ के। लाइक गोपाल इज ए शॉर्ट टेम्पर, लक्की गूंगा है, लक्ष्मण एक शायरी करता है, दूसरा हकलाता है, एंड टब्बू का कैरेक्टर पता नहीं बेवजह गाली क्यों देता है। पर गोलमाल 1 के अंदर आपको कैरिकेचर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उस कहानी को लिखा है नीरज बोरा ने, क्योंकि वो एक ड्रामा से इंस्पायर करके बनाई गई है। उस ड्रामा की अगर बात करूं तो वहां पे ये बबली भाई का जो कैरेक्टर है वो लिखा हुआ नहीं है। ऐसा कोई कैरेक्टर उस ड्रामा में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट गोलमाल सीरीज के अंदर बबली भाई का कैरेक्टर यूज किया गया है। और बबली भाई के कैरेक्टर और उसके आसपास के लोगों को कैसा बनाया है, कैरिकेचर, ये सुन नहीं सकते। एंड इन्हीं कैरेक्टर्स के लिए यूज किया जाता है साउंड इफेक्ट, जो हर मूवी में नजर आता है। ऐसा लगता है यूट्यूब वीडियो देख रहा हूं, बट खैर कॉमेडी मूवीज में साउंड इफेक्ट ऐसा ही होता है। जो इंटरेस्टिंग मुझे लगा है वो है बोल बच्चन का साउंड इफेक्ट। वहां पे एज अ अमिताभ बच्चन सर को साउंड इफेक्ट यूज किया गया है। नहीं बताया था। जी पृथ्वी जी, हमने सुनो तो कहा ही नहीं। एंड इससे भी कमाल की बात है कि उनकी प्रीवियस मूवी और करंट मूवी की राइटिंग सिमिलर बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो हर साल एक ना एक मूवी लेकर आ रहे हैं, यानी कि 6 महीने पहले उन्होंने इसको लिखा होगा, 6 महीने बाद वो इसको लिखते हैं, इसीलिए उनकी राइटिंग सिमिलर होती है। जैसे ऑल द बेस्ट में ये असल उनके एक एम्प्लॉय ने झूठ बोल के उनसे लोन लिया, अपनी नाक की सर्जरी करवानी थी। धर्म साहब को पता चल गया, उसकी नाक ही तोड़ दी, खुद ही उसको अस्पताल लेके गए। उनको एक ही चीज से सख्त नफरत, झूठ। यही तो लेकर आए तुम यहाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी ये हालत किस जल्लाद ने की? हमने की, इसकी ठुकाई हमने की। खुद सुपरवाइजर होने के बाद भी सालाना हिसाब में 99 रुपये को गफलो किया है। यहाँ तक कि संडे जो एक मर्डर मिस्ट्री मूवी थी, उसी मर्डर मिस्ट्री को उन्होंने गोलमाल रिटर्न में भी ऐड कर दी। एंड यहाँ तक ही नहीं, उनके सीन भी सिमिलर हो जाते हैं उनकी प्रीवियस मूवीज से। अब पता चला ब्लैक आपका फेवरेट कलर क्यों है? ब्लैक सूटकेस, ब्लैक टी। अरे टर्की में ठरकी मारे साहब जी। रात को कमरे में आने सोने के लिए यू मिम्बे। चोरी की आपने? अरे गोपाल, मैंने जिंदगी में सिर्फ हार देखी है, कोई हार नहीं देखा। एक सेकंड, झूठ मत बोलिए। महारानी का हाथ आपके पास। अरे ऊपर वाला प्रोड्यूस को देता है, इसके मुंह में हाथ ही नहीं। जरूर कोई कांड किया है। अभी एक नई स्टोरी बना रहे हैं। करेक्ट, और नहीं तो क्या। देखिए
एंड ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम तब होता है जब आप बैक टू बैक मूवीज और राइटिंग करे जा रहे हो, तो थोड़ा रिलैक्स करो, किसी साल डिस्टेंस लो, क्योंकि 2008 से लेकर 2018 तक उन्होंने कंटिन्यू हर एक साल में एक मूवी जरूर रिलीज करी है। पर अगर मैं रोहित शेट्टी की बात करूं तो मुझे एक चीज उनकी बहुत ज्यादा पसंद है, उनका इंप्रूवमेंट। वो पहली फिल्म में कुछ सीखते हैं, सेकंड फिल्म में उसे इंप्रूव करके हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। जैसे दिल वाले का ये वाला गाना जो 3 कलर को यूज करके बनाया गया, ब्लैक एंड व्हाइट एंड प्लस थर्ड कलर जो कि ब्लू कलर को उन्होंने सिलेक्ट किया। अब इस सीन को उन्होंने डिजाइन कैसे किया है, बैक लाइट की मदद से। बैक में वो ब्लू लाइट दे रहे हैं और वो ब्लू लाइट ना हर एक कैरेक्टर से पीछे अगर दिख रही है ना, इसीलिए ये ब्लू इतना परफेक्ट नजर नहीं आता है, तो इसे थोड़ा सा उन्होंने बुरा कर दिया है। बट इसी को उन्होंने इंप्रूव कहां करा, गोलमाल अगेन में। एंड यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर दिया है एंड सिर्फ इसीलिए वो हाईलाइट हो रहा है। सेकंड आता है स्टेप प्रिंटिंग। इस टाइप के स्लो मोशन को स्टेप प्रिंटिंग कहा जाता है, इसे स्लो मोशन नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो स्लो मोशन की सेटिंग्स होती है उसे उल्टा करके बनाया जाता है, जिसके इजाद किया था वोंग काय वाई ने अपनी फिल्म के अंदर। अब कैसे किया जाता है, तो जो नॉर्मल फ्रेम पर सेकंड होता है वो होता है 24, और अगर आप इसे कम कर दोगे यानी कि 8 FPS पर अगर किसी चीज को रिकॉर्ड करोगे तो वो कुछ ऐसा नजर आता है। और ये आपको सिंघम में बहुत कॉमन देखने को मिलता है और उसके बाद में उन्होंने बहुत सी मूवीज में आगे कंटिन्यू रखा है एंड ये चीज अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं आप कुछ नया सीखते हो, उसे बनाने की कोशिश करते हो और वो आप पर बैकफायर भी कर सकता है। जैसे सिंघम रिटर्न मूवी, आई डोंट नो, मुझे भी समझ नहीं आया कि आखिरकार इस टाइप की एडिटिंग को क्या कहते हैं। अगर ये एंड ये सिर्फ उन्होंने सिंघम रिटर्न में यूज की है, इसके बाद में दोबारा इसे कभी हाथ नहीं लगाया। एंड सेकेंड है ये शेक। जब शाहरुख खान की लड़ाई होती है तो कैमरा भी शेक करता है। अब यही शेक को उन्होंने ओवर यूज कर लिया सिंघम रिटर्न में। ये गन वाला सीन, ये 4 मिनट 5 मिनट का सीन है और उसमें कैमरा शेक करे जा रहा है। मालूम है आप यहाँ कैओस दिखाना चाहते हो, बट कैओस दिखाने का अपना तरीका होता है, सामने वाले को समझ भी तो आए कि इस एक्शन में क्या चल रहा है। एंड सिंघम रिटर्न जितनी पूरी हो सकती थी वो सब एलिमेंट्स में आपको गिना सकता हूँ हाथों के ऊपर, भले ही फिर वो बैक लाइट ही क्यों ना हो, सिनेमेटोग्राफर के द्वारा बनाई गई। लाइक ये सीन देखो जहाँ दया के पीछे बैक लाइट दिखाई दे रही है यार। एंड पर्सनली आई डोंट लाइक ब्लैक लाइट। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है आप स्टूडियो में बैठकर कोई मूवी को देख रहे हो। एंड सिंघम रिटर्न की इस टाइप की सिनेमेटोग्राफी की वजह से हो सकता है उन्होंने अपने नेक्स्ट मूवी के बाद में अपने सिनेमेटोग्राफर को चेंज कर दिया। अब सिनेमेटोग्राफर को चेंज किया क्यों, उसे थोड़ा सा हम समझते हैं टेक्सचर और क्लीन इमेज के जरिए। अगर आप सिंघम या चेन्नई एक्सप्रेस देखोगे तो वहां आपको टेक्सचर इमेज देखने को मिलती है जो बहुत ही पीछे से रोशनी आ रही है आंखों के ऊपर और ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और सिम्बा में अगर आप देखोगे तो वहां क्लीन इमेज नजर आती है। सेम ऐसा ही गोलमाल अगेन में भी नजर आती है। अब आपको अगर प्रॉपर वे में सिनेमेटोग्राफी समझनी है तो इन 2 सीन को लो, एक सिम्बा का है, दूसरा सिंघम का है। ये दोनों सीन के पीछे का रीजन, इमोशन और स्पीच सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस चेंज है तो एक सिनेमेटोग्राफर, जहां सिंघम की इमेज आपको रॉ नजर आती है, बैक में कोई लाइट नहीं है, अंधेरा है, मतलब एकदम रॉ जो होती है वो नजर आती है। बट वहीं अगर आप सिम्बा देखोगे तो यहाँ से बैक लाइट आ रही है विंडो के जरिए, जिससे ये इमेज थोड़ी बहुत खूबसूरत नजर आती है। अब अपनी अपनी चॉइस है कि किसको कौन सी पसंद आती है, बट कहने का मतलब ये है कि जो सिनेमेटोग्राफर रोहित शेट्टी की फिल्मों के प्रीवियस वाली के थे, उनकी दिक्कत ये थी कि जो वो रियल लोकेशन पर शूट करते वो बहुत ही ज्यादा रॉ नजर आता, उसमें फ्रिक्शनल कुछ भी नहीं होता। बट जहां पर वो फ्रिक्शनल शूट करते यानी कि आर्टिफिशियल एक स्टूडियो के अंदर शूट करते, वो बहुत ही ज्यादा अननेचुरल लगता। एंड एक सिनेमेटोग्राफर अगर इतना चेंज ला सकता है तो इमेजिन करो एक एडिटर कितना चेंज लेकर आएगा। दिल वाले से उन्होंने अपना एडिटर को चेंज किया और बंटी नागी को हायर किया जो उनकी पहली फिल्म के एडिटर थे। एंड एडिटिंग को चेंज क्यों की वो आपको मैं उसी प्रीवियस सीन के जरिए समझाता हूं जो एक सिंघम और सिम्बा का है। अब यहाँ पे सिंघम का ये सीन जो एक लॉन्ग टेक में शूट किया गया है और लॉन्ग टेक में कहीं भी कट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इमोशंस दिखाए जा रहे हैं और रोहित शेट्टी ने इसे इसी तरीके से शूट किया। बट जो एडिटर थे उन्होंने कट पता है कहाँ लगाया, जैसे ही कैरेक्टर मूव करता है कैमरा एंगल चेंज और यहाँ पहला कट लगता है। अब ये कोई चीज बुरी नहीं है, बट सिम्बा के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, क्योंकि सिम्बा में सेम सीन चल रहा है, लॉन्ग टेक चल रहा है और लॉन्ग टेक पर कैमरा मूव कर रहा है, कोई भी कट नहीं है। इवन कैरेक्टर अपनी पोजीशन भी चेंज करता है तब भी कोई कट नजर नहीं आता। कट तब नजर आता है जब वो अपनी स्पीच को खत्म कर देता है। और जब आप इस टाइप की एडिटिंग करते हो तब ऑडियंस को आप अच्छे से ग्रैब कर सकते हो। और ये जो लॉन्ग टेक होता है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ना
कॉमेडी मूवीज में बहुत ज्यादा वर्क करता है। और अगर आप 2010 से पहले के रोहित शेट्टी को देखोगे तो वो लॉन्ग टेक का यूज बहुत ही खूबसूरती से करता है, यानी कि फ्रेम में आपको सारे कैरेक्टर्स नजर आएंगे और एक लंबा सा टेक चलेगा जहां पे वो अपने पूरे के पूरे प्रॉपर डायलॉग्स बोलेंगे और जिससे हमें हंसी आएगी, क्योंकि फास्ट पेस्ड कटिंग जो होती है ना वो काम आती है किसमें, एक्शन मूवीज। बट लॉन्ग टेक को अगर आपको बेटर समझना है तो मैं दिलवाले का एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, जहां पे ये सीन, यहाँ पे वरुण एक मोनोलॉग बोल रहा है जो आई थिंक 1-2 मिनट का तो होगा ही, बट यहाँ पे कट बहुत लग रहे हैं, 1 और 2 इस टाइप का, और उसके बाद में रिएक्शन कट। अब अगर 2010 का रोहित शेट्टी होता तो वो इस सीन को कैसे शूट करता? सबसे पहले तो वो इसे 1 टेक में रखता और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको पास में करता ताकि वो फ्रेम के अंदर ही अपना रिएक्शन दे, उनके रिएक्शन के लिए हमें फ्रेम को कट करना ना पड़े, और साथ ही साथ वो कैमरे को सेट करते घुटनों तक। एंड कैमरा एंगल्स का ना अपना अपना पर्पस होता है सर्व करने के लिए। जैसे अगर आप एक्शन मूवीज को उठाओगे तो वहां पर कैमरा एंगल अलग तरीके से यूज किया जाता है, यानी कि डायनेमिक कैमरा मूवमेंट होती है, फास्ट कट कट कट। बट उसी के साथ में एक हाईलाइट पॉइंट है लो एंगल। अब लो एंगल को क्यों यूज किया जाता है? ताकि आप कैरेक्टर्स को बड़ा दिखा सको, और रोहित शेट्टी के सारे ही कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ है और लार्जर देन लाइफ को लो एंगल से ही दिखाया जा सकता है, जो वो बहुत अच्छे से दिखाते हैं। बट लो एंगल को भी यूज करने का एक पोजीशन होती है, एक सर्टेन टाइम होता है, आप ओवर यूज नहीं कर सकते। जिसका एग्जाम्पल आप सिंघम के लो एंगल से समझो। सिंघम मूवी 30 मिनट की गुजर जाती है बट तब तक आपको कोई भी लो एंगल देखने को नहीं मिलता। 30 मिनट के बाद में पहली बार लो एंगल आता है, और वो किस मोमेंट पर आता है? जब हमें असली सिंघम देखने को मिलता है, यानी कि जब वो शर्ट उतारकर फाइट करता है तब लो एंगल आता है। एंड लो एंगल को वो अपनी मूवीज में इसी तरीके से यूज करते हैं। एंड आप एंगल की ही मदद से अपने डायलॉग्स को मेमोरेबल बना सकते हो, और पर्सनली रोहित शेट्टी की फिल्मों के डायलॉग कहीं ना कहीं तो मेमोरेबल तो हैं ही। अब वो मेमोरेबल कैसे बनाते हैं? तो उसे हम समझते हैं कि जब एक इंपॉर्टेंट डायलॉग आता है तब कैमरा कुछ ऐसा नजर आता है। क्या तोडूंगा चंद्रकांत जी, सुनवाई तर झाली, आता फैसला माझ्या घरी। अगर आपने नोटिस करा हो तो अच्छी बात है, बट मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूं कि अगर कैरेक्टर कुछ इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, कोई डायलॉग कह रहा है, तो कैमरा भले किसी भी जगह पर हो वो उसके पास में पहुंच जाता है धीरे धीरे करके, और स्क्रीन पर सिर्फ हमारा मेन कैरेक्टर नजर आता है जब वो ऐसी कोई स्पीच कहता है। इस देश में जितनी नफरत कसाब के लिए है उतनी इज्जत कलाम के लिए। जिस दिन तेरे खिलाफ प्रूफ मिल गया ना, तुझे पड़गा से उठाकर लेके जाऊं। ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ लोग सिर्फ एक ही मतलब के लिए जीते, अपने मतलब के लिए। ए दगड़ू, पैम्पर मी, अदरवाइज माय टेम्पर विल हैम्पर यू। मेहनत करूंगा, अपनी जरूरतें पूरी करूंगा। मेरी जरूरतें कम है, इसलिए मेरे जमीन में दम है। एंड फिल्म्स के अंदर जो सीन होता है उसे ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है कैमरे के अंदर, और रोहित शेट्टी को ये चीज बहुत ज्यादा खास बनाती है। जैसे रोहित शेट्टी सबसे पहले क्या करते हैं, लोकेशन रिवील करते हैं कि कैरेक्टर्स की लोकेशन क्या है। उसके बाद में आपको दिखाया जाता है कि कितने सारे कैरेक्टर्स इस लोकेशन पर मौजूद है, एंड देन फोकस होता है उन 2 मेन कैरेक्टर पर जिनके बीच में कॉन्वर्सेशन होने वाली है। एंड फिर आते हैं कैमरा एंगल्स, शोल्डर टू शोल्डर। अगर कैमरा एंगल में मैं बात करूं लोकेशन को रिवील करने की, तो या तो वो वाइड एंगल से करते हैं या ओवरहेड से कर देते हैं। एंड अगर सेट के ऊपर कोई कैरेक्टर अपना रिएक्शन देना चाहता है तो उस पर कैमरा पर्टिकुलर फोकस करता, वरना उसे किसी भीड़ का हिस्सा समझकर आगे बढ़ जाता है। एंड अगर 2 कैरेक्टर्स के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है तब कैमरा एंगल अलग तरीके का होता है, क्योंकि पहले तो आपको शोल्डर टू शोल्डर दिखाया जाता है, बट अगर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है तो कैमरा एंगल लो भी चला जाता है, जो बार बार मूव करता रहता है। एंड इन सबको अगर साइड में कर दिया जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग आता है सिम्बा का, जहां पे इसी फॉर्मेट को रोहित शेट्टी ने रिवर्स में यूज किया है। सिम्बा में इस सीन पर पहले आपको 2 कैरेक्टर और उनके बीच में शोल्डर टू शोल्डर एंगल देखने को मिलता है। अभी तक आपको लोकेशन और कैरेक्टर नहीं बताया जाता है, बट जैसे ही सिम्बा की बेइज्जती होती है, उसे कुत्ता बुलाया जाता है, तब वो देखता है साइड में, और जैसे ही वो देखता है तब आपको बताया जाता है कि ये लोकेशन कहाँ की है और कितने कैरेक्टर्स इस सीन के अंदर है। तो ये चीज़ बहुत ही माइंड ब्लोइंग। एंड इन्हीं सीन्स के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ को अगर हाईलाइट करना हो तो वो रोहित शेट्टी कैसे करते हैं। सिम्बा का ये सीन, इस सीन में एक्चुअली में होता कुछ ऐसा है कि इनकाउंटर होने वाला है। अब इनकाउंटर करने के लिए किस चीज़ की यूज़ करेंगे? गन की। एंड बिना बोले उस चीज़ को कैसे बताया जाए। तो मैं अगले 2 घंटे में कोई भी साउथ इंडिया जाने वाली ट्रेन का टिकट कटवा लूं, उसमें चढ़ जाऊंगा, लेकिन बीच में कल्याण स्टेशन पर उतर जाऊंगा। तुम लोग वहां पर मेरा इंतजार करना और वहां से हम लोग बाय रोड निकल जाएंगे। व्हिच मींस गोवा इज ऑन। उप्स।
तेरा मेरे कंट्रोल में सिर्फ यही एक पुलिस स्टेशन है कि मिरामार पुलिस स्टेशन में संग्राम भालेराव पधार चुके। थैंक यू सर, सॉरी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देखो तुम लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। किसी दिन ये डीन मुझे यहाँ से बाहर फेंक देगा। अब पूरा बात समझ में आई ना? नहीं, इल्ले। एंड इन्हीं सब के अलावा एक बहुत ही मेन बात यह है कि रोहित शेट्टी का जो मेन कैरेक्टर होता है उसी के साथ में कैमरा मूवमेंट होता है। अगर वो मेन कैरेक्टर चल रहा है तो कैमरा उसी के साथ चलेगा, अगर मेन कैरेक्टर रुक जाता है तो कैमरा वहीं रुक जाता है। एंड इन्हीं कैमरा मूवमेंट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं डायलॉग्स जो रोहित शेट्टी की हर फिल्म के लिखते हैं फरहाद एंड साजिद। और साजिद का कैमियो आपको संडे, गोलमाल रिटर्न, ऑल द बेस्ट एंड सिंघम जैसी फिल्मों के अंदर देखने को मिलता है। एंड अगर मैं फरहाद साजिद की डायलॉग राइटिंग की बात करूं तो उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे टॉप पर आते हैं एडल्ट जोक जो थोड़े बहुत देखने को मिल ही जाते हैं। इसे टच करो प्लीज सर, आई कांट डू दिस। कम ऑन, मेरी प्राइवेट प्रॉब्लम है। आजकल मार्केट में दवाइयाँ बहुत निकली और जगह जगह क्लिनिक भी खुली जी। क्या बताऊं मैंने शादी क्यों नहीं की। मेरी लेस खुली है इडियट्स। फास्ट कॉमेडी जो कि की एलिमेंट है हर कॉमेडी मूवी की, क्योंकि जब मिसकम्युनिकेशन होती है तभी तो कॉमेडी क्रिएट होती है। मैं आपको माँ बनाने के लिए आया हूँ सूरज। क्या? हाँ। दरअसल मैं आपको माँ बनाने आया हूँ। तू भी? Watches don't excite me. Now that एंड जो सबसे बेस्ट होती है वो होती है सिचुएशनल कॉमेडी, जहां दो कैरेक्टर्स के बीच में कॉमेडी क्रिएट की जाती है। तेरा चीचा ऐसी बच्चलन लड़कियों के साथ ऐसी गंदी गंदी हरकतें करता है और बाद में मुझे मैं ही वो लड़की हूँ। बस 10 नंबर हो गया। ये तो चलो है ही पैदाइशी कमीना। आप भी क्या? आता है क्या? नहीं। जो चीज रोहित शेट्टी को स्पेशल बनाती है वो है स्लैपस्टिक कॉमेडी। How sad, Bobby. It'll be fine, okay? एक आदमी को एंड लास्ट वर्ड प्ले कॉमेडी। आपको छोड़ने आए हो ना? ये कोई पढ़ाई है जो उनको छोड़ देंगे? क्या है? क्वेश्चन करेक्ट कीजिए, पूछिए ये कौन है? ये क्या दिख रही है आप? नहीं क्या दिख रही है आप? क्या तुम्हें राधिका पसंद है? मुझे राधिका पसंद है। वाह, तुम्हें राधिका पसंद है। गोपाल लक्ष्मण स्टोर में रहेंगे। सुना, गोपाल और लक्ष्मण स्टोर में रहेंगे। ये क्या है? अपना क्वेश्चन करेक्ट कर, पूछ कौन है? डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर है? अरे पूछ रहा है कि बता रहा है। एंड इन 5 पॉइंट्स को अगर हटा दिया जाए तो जो चीज फराह खान और रोहित शेट्टी की फिल्मों के अंदर देखने को मिलती है वो है इनसाइड जोक। I likes you. क्या टॉकिंग्स कर रहे हो तो? तुम्हारी कंपनी मिली, तुमसे इश्क हुआ, प्यार तो होना ही था क्योंकि हम दिल दे चुके थे सनम। लेकिन तुम्हारी दीवानगी ने इस दिल वाले को दिल जली समझा। सोचा कि मैंने मस्ती की, गोलमाल किया। तुम्हारे शक के प्लेटफॉर्म पर हमारी कच्चे धागे की जोड़ी फूल और कांटे की बन गई। क्या जख्म दिया तुमने इस इंसान को? कैश राजू चाचा रामू फिर भले ही वो नाम से रिलेटेड हो। तुम मुर्गन दिखता था, बड़ा होके देवगन दिखता है। नहीं, अजय देवगन नहीं है। नहीं, मैं अजय देवगन हूँ। करीना है ना करीना? ये भी उसके सामने चाय कम पानी है। कि मुझे प्रीतम मत बुलाकर। अपने घर में भी बाप को प्रीतम बुलाता है क्या? नहीं, उसका नाम तो पप्पी है। साजिद मर्डर केस में अंदर है, फरहाद रेप केस में पकड़ा गया। अंधे माँ बाप के श्रवण बन के रहोगे। और नदीम भी। एंड मैं लिटरली आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं मूवी रेफरेंस को इस वीडियो में ऐड करता तो ये वीडियो 15 मिनट की और बड़ी बन जाती, क्योंकि बहुत ज्यादा मूवी रेफरेंस है। My name is Rahul and I'm not a terrorist. बोलो भाई, मेरा दिल चाहता है इस बार मेरी कास्टिंग हो जाए ना, मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा यार। अब रोहित शेट्टी की बात हो रही है और गोवा का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। Welcome to Goa, Singam. गोवा आ गई। ये गोवा है, गोवा। अब रोहित शेट्टी आखिरकार गोवा क्यों पहुंचे, तो उसके पीछे का रीजन है परेश रावल। नीरज भाई ने बात की, परेश भाई ने बोला हाँ बहुत अच्छा कैरेक्टर मैं करता हूँ, तो बोले मैं गोवा में हूँ, लेकिन तो हम सब गोवा गए, फिर वो गोवा लक फैक्टर बन गया।
एंड यहाँ मैं एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहता हूँ, वीएफएक्स से रिलेटेड है वो, कि क्या होता है ना कि ये जो रोहित शेट्टी की फिल्म के अंदर की जितनी भी नाइट होती है वो एक्चुअली में डे में शूट की जाती है और फिर ना बाद में बनाया जाता है, क्योंकि रोहित शेट्टी की फिल्म के अंदर का चांद देखो यार, फुल मून कहाँ नजर आता है, पर उनकी हर फिल्म के अंदर होता है। अब एक मेन प्रॉब्लम पर आते हैं, वो है कंटिन्यूटी, जो गोलमाल सीरीज में तो पहले से ही बेकार कर दी गई है, बट कॉप यूनिवर्स की अगर बात करूं तो यहाँ कुछ भी कंटिन्यू नहीं चल रहा है। जो सिंघम 2 में न्यूज रिपोर्टर होती है वही सिम्बा में जज होती है, जो सिंघम 1 में विलन का राइट हैंड होता है वही सिम्बा में वकील होता है, जो सिम्बा में कल्प्रिट होता है वही सूर्यवंशी में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का ऑफिसर होता है। सो प्लीज कोई सेंस ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि यही सेंसलेस चीजें क्रिटिक्स को रोहित शेट्टी की फिल्मों को कम रेटिंग देने के लिए मजबूर कर देती है। एंड क्रिटिक्स डोंट लाइक रोहित शेट्टी एंड ऑल्सो रोहित शेट्टी डजंट लाइक क्रिटिक्स, क्योंकि चेन्नई एक्सप्रेस के अंदर उन्होंने एक लाइन लिखी है जो क्रिटिक्स को डेडिकेटेड है। Pathetic massy joke. Bloody single screen humor. Because you have no class. You're cheap. You are cheap. I'm not gonna lie, I felt the same. अब रोहित शेट्टी देखिए अपनी मूवी क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाते, वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए बनाते हैं और उन पर्टिकुलर ऑडियंस के बारे में वो कई सारे इंटरव्यूज में बोल चुके हैं। टीम जब बैठती है तो वी आर केटरिंग दिस ऑडियंस कि नहीं यार ज्यादा ब्लड में दिखाते बच्चे आएंगे। आपको हर तबके के लोग केटर करना है। आज मुझे पता है कि मैं एक ऑटो वाले को भी केटर कर सकता हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ। हैप्पी गो लकी फिल्में होती हैं, मास एंटरटेनर्स होती हैं, कमर्शियल फिल्में होती हैं। कौन सा मैंने रंदे बसंती जैसी कोई फिल्म बनाई या लगान बनाई या 3 इडियट्स बनाई है? गोलमाल, सिंघम, हमारा वही चल रहा है ना, फैक्ट ऑफ लाइफ तो वही है। क्या बात है, आई लव यू सर। ऐसे कोई डायरेक्टर नहीं बोलता कि मैंने ऐसी कौन सी बनाई, आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। अब रोहित शेट्टी की फिल्म्स की अप्रोच कैसी होती है, क्योंकि जो चल रहा है वो चलने दो। 2010 तक उन्होंने कॉमेडी मूवीज चल रही थी, उन्होंने खूब बनाई और 4 महीने के अंदर उनकी गोद में सिंघम आकर गिरी, उन्होंने कंप्लीट करके रिलीज कर दी और उस मूवी से उन्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और ये ऑफिशियली उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि अगर सिंघम नहीं चलती तो बोल बच्चन लाइनअप में थी ही। हमारा ये था कि हम सिंघम तो बना रहे बट लोग हमारी कॉमेडी पसंद करते हैं, नहीं चली तो हमारा ये था कि नहीं चलेगी तो पीछे बोल बच्चन आ रही है और चेन्नई एक्सप्रेस आ रही है तो हम बच जाएंगे। तो ही डोंट एक्सपेक्ट कि एक्शन मूवी चल जाएगी, बट वो चल गई, वो 100 करोड़ के क्लब में चली गई। एंड फिर रोहित शेट्टी ने क्या किया, आगे और इस चीज को एक्सपेंड करते गए और इससे कैश काउंट करते गए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि रोहित शेट्टी वो करते हैं जो चल रहा है, और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, यूनिवर्स कैमियोस, और उसी का फायदा रोहित शेट्टी अपनी फिल्मों के अंदर उठा रहे हैं, क्योंकि लोगों को मजा तो आता है इन सबको देखने में। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये तब तक चलेगा जब तक लोग देखना बंद नहीं कर देते। इसी के बारे में अगर आप सर्कस मूवी देखोगे तो सर्कस मूवी को लोगों ने नहीं देखा, गोलमाल यूनिवर्स को नकार दिया, इसीलिए गोलमाल यूनिवर्स आगे शायद कंटिन्यू नहीं होगा। एंड आई पर्सनली डोंट हैव एनी इशू विद इट बिकॉज आई वॉज अ टीवी ऑडियंस। भले अब मैं ओटीटी ऑडियंस बन चुका हूं, बट एक समय था जब मैं बहुत टीवी देखता था, जहां गोलमाल और चेन्नई एक्सप्रेस को बहुत ज्यादा मजा आता था देखने में। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने टीवी पर इन मूवीज को एंजॉय किया था। एंड भूलो मत, आप ओटीटी पर आ चुके हो, बट आज भी टीवी की ऑडियंस जिंदा है, आज भी वो बच्चे टीवी देखना पसंद करते हैं। और इन्हीं लोगों के लिए रोहित शेट्टी अपनी फिल्में बनाते हैं, यानी कि रोहित शेट्टी की ऑडियंस है वो टीवी ऑडियंस, जो टीवी पर फिल्में देखना पसंद करती है। और वो रोहित शेट्टी की इस टाइप के ट्रेलर को देखकर शायद थिएटर भी चली जाती। एंड कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि रोहित शेट्टी को टाइम के हिसाब से इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि सिंघम में बच्चे थे, अब बच्चे थोड़ी है यार, अब उन्हें इंप्रूव करो। बट एक बात बता दूं कि जो सिद्धार्थ आनंद के साथ में हो, उन्होंने पठान मूवी बनाई, एंड पठान के बाद में उन्होंने मूव ऑन किस पे किया, फाइटर जैसी मूवी पर फाइटर फिल्म की अपनी प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए ऑडियंस ने नकारा ना। बस वही रिस्क रोहित शेट्टी लेना नहीं चाहते, क्योंकि रोहित शेट्टी बिल्कुल भी रिस्क टेकर नहीं है। वो अपनी फिल्म का बजट इस तरीके से सेट करते हैं कि उतना तो मेरी फिल्म कैसे ना कैसे कमा लेगी, क्योंकि रोहित शेट्टी ना एक स्टूडियो का लॉस करने में बहुत ज्यादा डरते हैं। बट यस, अगर वो सर्कस जैसा कुछ बैकलैश और देखते हैं तो वो डेफिनेटली अपने आप को इंप्रूव कर देंगे, बिकॉज ही इज अ फास्ट लर्नर। क्योंकि वीडियो के पहले मैंने बताया ना कि वो एक मूवी से सीखते हैं, दूसरी में यूज करते हैं, और उनकी टेक्निक्स आपके सामने है यार। वो अच्छी फिल्म बनाना जानते हैं, बस वो इतना ही ध्यान रखते हैं कि ये चल रहा है, इसे चलने दिया जाए। सेम वैसे ही जैसे मेरा वीडियो चल रहा है, जिसका अब मैं एंड करने जा रहा हूं। पसंद अगर आया हो तो लाइक करना, कमेंट में अपना ओपिनियन देना, और चैनल पे नए हो तो पता है ना, सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। मिलते किसी और वीडियो के साथ।